हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये इन क्वेश्चंस का या फिर आप टेस्ट पेपर कहिए, मॉक टेस्ट कहिए, इनका टेस्ट नंबर 1 है। इसी तरीके से लगभग लगभग 100 से ज्यादा टेस्ट में डिस्कस करूंगा, जिसमें पूरे का पूरा पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा। चाहे वो 11th 12th ग्रेजुएशन के लिए हो, चाहे वो आपका पीजीटी टीचर्स के लिए हो, यूजीसी नेट के लिए हो, या फिर एसएससी, यूपीएससी या जितने भी जनरल एग्जाम्स होते हैं जहाँ जीएस के क्वेश्चन आते हैं, वो सब इसमें आपके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन भी बच्चों का एग्जाम है और उनके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी अगर पूछी जाती है, तो उनके लिए ये वीडियो, सारी की सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे इंडिया में हमारे नोट्स भेजे जाते हैं कोरियर से, चाहे वो केवीएस का एग्जाम आपका हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एसपी का एग्जाम हो, चाहे आपका एनवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, यूजीसी नेट आपका एग्जाम हो, या एसएससी और दूसरे जितने भी एग्जाम हैं, वो सब एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल भेजा जाता है बाई कोरियर। उसको आप जब चाहें ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। और हमारा जो नंबर है वो है आपके लिए दो 8447410108। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। इस पर कॉल करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अब पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको आप लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, यूएनएससी। यूएनएससी, इसने पूछा इसके स्थायी सदस्यों की संख्या परमानेंट की। अगर टोटल की बात करें तो टोटल इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 15 होते हैं। अब 15 में से इतने स्थायी पूछा है, स्थायी कितने होंगे? 5 होंगे। स्थायी कितने हैं इसमें? 5 हैं। और अगर टेम्परेरी पूछा जाता तो फिर आपका आंसर क्या आ जाता? 10 आ जाता। यानी टोटल मेंबर जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 हैं। स्थायी यानी परमानेंट इसमें 5 हैं, जिसमें आपका अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है और चाइना है। और उसके बाद अस्थायी की बात करेंगे तो अस्थायी टोटल 10 हैं। भारत सबसे ज्यादा बार अस्थायी मेंबर बना है। हर देश जो है वो 2 साल के लिए एक बार इसमें नियुक्त होता है। तो भारत का नंबर सबसे ज्यादा बार इसमें आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। जो क्रांतिकारी जो लोग थे, रिवोल्यूशनर्स जो थे, उन्होंने अपने लिए गुप्त संस्था की स्थापना के रूप में इसको स्थापित किया था। तो आपका जो आंसर रहेगा, किसने स्थापना की थी? आपका आंसर रहेगा बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? ऑल इंडिया सर्विस, जिसको आप लोग ऑल इंडिया सर्विस बोलते हो, इसमें आपका आईएएस भी आ जाएगा, इसमें आपका आईपीएस भी आ जाएगा, इसमें आपका आईएफएस भी आ जाएगा, इसमें आपका आईआरएस भी आ जाएगा। जितने भी ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं वो किसकी सेवा करते हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर 2 राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर 3 संघ राज्य सरकार क्षेत्र, नंबर 4 है संघ और राज्य दोनों। तो इसका मतलब सेंटर के अंदर भी होते हैं वो और स्टेट के अंदर भी भेजा जाता है आईएएस आईपीएस को। तो इसलिए ये संघ और राज्य सरकार दोनों आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इसमें बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, चौथा क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आप सोचिए यहां पर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जा रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, दोनों का, राज्यपाल का हो, उपराज्यपाल का हो, तो यहां पर आपका जो कार्यकाल है ऑटोमेटिकली 5 साल होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला लिया? कौन से गवर्नर जनरल ने यह फैसला लिया? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा आपका,
OCTROI ऑक्ट्रोई क्या होता है? एक टैक्स होता है, एक टैक्स कलेक्शन सेंटर होता है, एक टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर होता है या फिर टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर एक प्रकार से टैक्स के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए आप। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? कौन से गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस को स्टार्ट किया गया था और उनका जनक? तो आपका आंसर आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक या फाउंडर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 21 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल? तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 30 साल। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे इंडिया में वोटर की जो एज होती है वो 18 साल होती है। उसके बाद ग्राम पंचायतों वगैरह के लिए 21 साल होती है। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 साल होती है। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 35 साल होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के लिए 35। ये मिनिमम एज होती है। ये भारत में मिनिमम एज होती है। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आप जो है वो अच्छे से तैयारी करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग ऑटोमेटिकली सोल्व करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां। जब किसी संसद के सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले का तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? जब किसी संसद के सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग कर दिया है, तो वो किस प्रकार का या कौन सा प्रस्ताव जो है वो लाता है, किसके लिए वो अपने आवाज उठाता है, किस प्रस्ताव के अंदर वो आती है? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा विशेषाधिकार प्रस्ताव, जिसको कहते हैं वीटो प्रकार से होता है। 10वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा 33% रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11वां है, लोकसभा के अध्यक्ष कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? लोकसभा का अध्यक्ष कितने वर्ष की अवधि की अब बात हो रही है? लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल है और लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो ऑटोमेटिकली 5 साल इसमें आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? तो ऑटोमेटिकली इसमें भारत ऑप्शन है, तो भारत ही नहीं है, क्योंकि स्थायी सदस्य में हम है नहीं। स्थायी सदस्य में चाइना है, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, तो ऑटोमेटिकली हम इसमें आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, RTE, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक है, मौलिक है, सामाजिक है या विधिक है? तो आपका आंसर रहेगा मूलभूत, यानी फंडामेंटल राइट। आर्टिकल अगर पूछा जाए तो आर्टिकल भी आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल आपका कौन सा आएगा? आर्टिकल आपका, आप सोचिए, अगर हम लोग इसको इस तरीके से काउंट करते हैं 19, 20, 21, 22, आपको आइडिया इस चीज का लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आप सोचिए जो जो आर्टिकल ABCD वाले बाद में जुड़े हैं वो ऑटोमेटिकली अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। और राइट टू एजुकेशन जो है ये भी देश के अंदर बाद में जुड़ा, क्योंकि पहले DPSP में होता था, DPSP से निकाल करके राइट टू एजुकेशन और ड्यूटी टू एजुकेशन के अंदर इसको लाया गया। तो आपका आंसर जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 21A।
21 ए या फिर आप इसको 21 कै भी लिख सकते हैं। अगर ड्यूटी टू एजुकेशन करेंगे तो फिर वो 51 में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14वां। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? चंपारण से किया था। चंपारण सत्याग्रह याद होगा आपको। गांधी जी ने किसानों के फेवर में नील की खेती करने वाले जो किसान हैं, यानी इंडिगो फार्मिंग वाला जो मामला था, वहां पर। क्वेश्चन नंबर 15वां। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? इंडिया का चीफ जस्टिस, महान्यायवादी, विधि मंत्री या महान्यायकर्ता? तो आपका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, बट आप ढूंढ लेंगे। आंसर होगा आपका महान्यायवादी, जिसको आप लोग अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल बोलते हो। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को स्थगित कौन कर सकता है? तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या रहेगा? लोकसभा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? अध्यक्ष के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसदीय कार्य मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो आपका आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इमरजेंसी देश में कौन लगा सकता है? प्रधानमंत्री लगा सकता है, राष्ट्रपति लगा सकता है, चीफ जस्टिस लगा सकता है या सब पार्लियामेंट? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है। इमरजेंसी की पावर भारत ने कहां से ली? जर्मनी। जर्मनी से हमने ये पावर ली। कौन से आर्टिकल के तहत? 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल और 360 आर्टिकल। इन तीनों आर्टिकल के तहत देश में इमरजेंसी जो है वो राष्ट्रपति द्वारा लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 17 के बाद अब बढ़ते हैं 18 की तरफ। 18वां जो क्वेश्चन है वो है साधारण विधि का क्या अर्थ है? जो जनरल विधि है उसका मतलब क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून या सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया कानून? तो आपका आंसर होगा सरकार जिस कानून को बनाती है और लागू करती है उसी को हम लोग साधारण कानून बोलते हैं, जनरल लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां। भारतीय संसद के अपर सदन यानी ऊपरी सदन यानी अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस हमारे संसद में कौन सा है? राज्यसभा है। और लोअर हाउस पूछेंगे तो कौन सा आ जाएगा? लोकसभा आ जाएगा। अब लोअर, आप सोचिए, लोअर हाउस, लोअर हाउस, लोअर में सबसे पहला वर्ड क्या है? एल। और लोकसभा में पहला वर्ड क्या है? एल। तो इसका मतलब लोकसभा इज लोअर हाउस और जो बाकी बच गया राज्यसभा वो अपर हाउस हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20वां। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? आपका आंसर 1950 आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद के ऑप्शन मत देखना आप, क्योंकि 47 में तो हुआ ही नहीं था। 91 में कैसे हो सकता है, 94 कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई चुनाव तो देश में 1951-52 में हो ही गए थे ना, तो चुनाव आयोग नहीं होगा तो चुनाव कैसे होंगे? तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां। पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है, इसे किस रूप में जाना जाता है? पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो किसको? आप सोचिए, सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके ऊपर जिला पंचायत सबसे ऊपर, तो बीच में कौन सी आ गई? पंचायत समिति आ गया, जिसको इंग्लिश में आप लोग ब्लॉक कमेटी भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आप लोग ब्लॉक कमेटी भी बोलते हैं या ब्लॉक समिति भी बोलते हैं। क्योंकि सबसे नीचे ग्राम पंचायत, सबसे ऊपर जिला पंचायत, बीच में पंचायत समिति। ठीक है। उसके बाद है 22वां क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अब देखिए, राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल और पहली महिला मुख्यमंत्री,
आमतौर पर 2 में कन्फ्यूज़न होता है। एक का आंसर सरोजिनी नायडू जी होता है, एक का आंसर सुचेता कृपलानी होता है। अब यहाँ सुचेता कृपलानी तो ऑप्शन में नहीं है, तो सीधा-सा आपका आंसर क्या आ जाएगा? सरोजिनी नायडू आ जाएगा। अगर सीएम की बात होती, तो सुचेता कृपलानी जी आ जाता और दोनों ही ये भी राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी यूपी की थी और सुचेता कृपलानी भी पहली सीएम यूपी की ही बनी महिला के रूप में। तो ये है कमला नेहरू, ऑटोमेटिकली जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी थी। मैडम भीकाजी कामा देश के लिए बहुत गौरव वाली महिला थी जिसने इंडिपेंडेंस के लिए बहुत कुछ किया। विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सरोजिनी नायडू होगा। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती क्वेश्चन पूछा है। आप सोचिए, महानदी भारत की, गंगा भारत की, सतलुज भारत की, ब्रह्मपुत्र जो है वो नहीं निकलती। ये कुछ क्वेश्चन बीच में मैंने डाल रखे हैं पॉलिटी वालों में ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे अलग सब्जेक्ट्स में भी और पेपर में भी आपको आमतौर पर कभी ऐसे दिखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रहेगा जो तिब्बत से निकलती है, भारत से बहती है, बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 24वां, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड बिल्कुल यही नहीं है क्योंकि पांडिचेरी भी है, लक्षद्वीप भी, दादरा नगर हवेली भी है, तो क्या नहीं है? यूनियन टेरिटरी क्या नहीं है इनमें से? आपका आंसर होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 25वां, थोड़ा सा आगे चला जाता है ये। 25वां, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? पंचायत समिति किसके लिए अपने कार्यों के लिए किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? पंचायत समिति जिला परिषद, जनपद पंचायतें, अंचल पंचायतें, पंचायत और ग्राम सभाएं। तो आपका आंसर होगा बी, पंचायत और ग्राम सभाओं के। क्वेश्चन नंबर आपका 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। आप सोचिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको आप लोग आईएनसी बोलते हैं, पहली महिला पूछा है, पहली भारतीय नहीं पूछा। पहली महिला पूछेंगे तो क्या आएगा? एनी बेसेंट आएगा और पहली भारतीय महिला पूछेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाता? सरोजिनी नायडू आ जाता। तो यहाँ पहली महिला पूछा है तो ऑटोमेटिकली एनी बेसेंट होगा जो आयरलैंड की रहने वाली थी, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए वो किया जो पूरी दुनिया के अंदर भारत की आजादी के लिए महिलाओं में सबसे बेस्ट माना जाता है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिसको आप लोग सीएजी कैग बोलते हैं, इसका टॉपिक मैं डाल चुका हूँ। जितने पॉलिटी के टॉपिक है ना सब में डाल चुका हूँ। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट हो, संविधान हो, सीएजी कैग, आईएनसी, जितने टॉपिक हैं सब मैंने डाल रखे हैं चैनल पे, आप लोग आराम से जाकर देख लीजिएगा। कहता है कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कैग लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? कहने का मतलब यहाँ ये है। तो कैग की रिपोर्ट किसको जाती है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 28वां, सेबी क्या है? सेबी के बारे में आपसे पूछा गया है तो ऑटोमेटिकली सेबी क्या है? वो एक रेगुलेटरी बोर्ड है, बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 29वां, लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित करती है? लोकतांत्रिक देश में जो विधायिका है वो लोकमत को किस प्रकार प्रभावित करती है? लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, आकर्षित करके। क्वेश्चन नंबर 30वां, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति जी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। तो ये था आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 पॉलिटी का। कल हम करेंगे सेकंड वाला। कम से कम 100 से ज़्यादा आपके लिए मॉक टेस्ट में धीरे-धीरे करके ला रहा हूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 844474101008 इस नंबर पर आप लोग अपना क्या लिखेंगे? आपको अपना नाम लिखना है, व्हाट्सएप करना है ये, नाम लिखना है, आपका सिटी कौन-सा ये लिखना है, आपको कौन-सा एग्ज़ाम देना है, ये लिखना है और उसमें आपका सब्जेक्ट कौन-सा है, ये लिख कर के आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए।
जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे वो क्लासेस को लेकर हो, चाहे वो नोट्स को लेकर हो, चाहे वैकेंसी कौन-सी आ रही है, किसका क्या सिलेबस है, किसका क्राइटेरिया क्या है, किसके कौन से पेपर मार्केट में हम जो कौन से पेपर हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहेगी। हर रोज़ बहुत सारे व्हाट्सएप पर स्टेटस लगते हैं, जिसमें नोट्स की जानकारी होती है, कहाँ पे कौन-सा पेपर कब होना है, किसका सिलेबस क्या है, किसके फॉर्म आए, तमाम चीज़ें जो हैं, वो स्टेटस के थ्रू भी बच्चे देखते हैं हर रोज़ और हम लोग शेयर भी करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएँ, मेहनत कीजिए, सफलता